जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बड़ी 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी की एक बड़ी तकरीब का आगाज़ था यहाँ पे मियाँ तारिक से साहब के यहाँ पे डेरा पे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैसर इसहाक मुगल साहब। तो आइए जानते हैं उनके क्या तासरात हैं इस जश्न आज़ादी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जश्न आज़ादी के हवाले से? देखें जी, इस दिन को हमें बड़ा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और ये हमारी माओं, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों की कुर्बानी का ये दिन है और बड़ी कुर्बानियों के बाद इस चीज़ में हमें आज़ादी मिली है। और जितनी यूथ है इनको चाहिए कि इस दिन को कभी ज़िंदगी में ना भूलें और इस चीज़ का याद करें कि हम इस वतन के लिए जो कुछ हो सका हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मन तन अपनी आर्मी के लिए, अपनी फ़ज़ाइया के लिए हमारा पूरा मकसद ये होना चाहिए कि 14 अगस्त को हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ चल जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मियाँ अमजद साहब। आइए जानते हैं इनके क्या तासरात हैं इस जश्न आज़ादी को लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या पैगाम देंगे इस जो है दिन के हवाले से? आज जो दिन है ना 14 अगस्त, ये हमारे मुल्क का सबसे खूबसूरत और खुशी वाला दिन है। इस लिहाज से भी कि हमें इस दिन को यौम आज़ादी हम के तौर पर हम मना रहे हैं और ये पाकिस्तान मार्द वजूद में आया था। और इस लिहाज से भी कि इस दफ़ा ज़्यादा इसको हम जोशो खरोश से मनाना चाहिए कि ये जो जंग हुई है पाकिस्तान की और इंडिया की, और उसमें हमारी फ़ौज ने और हमारी कौम ने मिलकर जो ये इस जंग को जीता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा जज्बा जो है एक दफ़ा नए सिरे से जवान हुआ है और अपने मुल्क की कदर याद आई है कि अगर आज़ादी ना हो तो आप फ़लस्तीन में देखें, गज़ा में देखें, आप कश्मीर में देखें, इंडिया में ख़ासकर मुसलमानों को देखें जो उनकी हालतें ज़ाहिर है वो बहुत ही नागुफ्ता बे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये खिता पाकिस्तान के नाम पे जो मिला है, और इसका मकसद भी जो उस वक़्त था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझता हूँ हमें अपने दीन के ऊपर भी कायम रहना चाहिए और उस मुल्क के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी बका के लिए हमें काम करना चाहिए। यही मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल साहब, एक यंगस्टर जो कि बड़े पुरजोश हैं इस दिन के हवाले से और एक अपनी यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं। आए उनसे सुनते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी यूथ से बात कर सकूँ। आपके हवाले से मैं वाइस चेयरमैन ज़िला काउंसिल गुजरात रहा हूँ। मैंने अपने दौर में जो सबसे बड़ा काम किया है, डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा की है, मगर जो सबसे बड़ा काम किया वो शजरकारी थी। और ये शजरकारी की मुहिम जो है वो PMLN की शुरू से चली आ रही है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह सोसाइटीज़ बन रही हैं इसके ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन आए और हम लोग शजरकारी को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया, इतना सब। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ साहब। आज के इस दिन के हवाले से उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। आज के हवाले से एक ही पैगाम है स्पेशली यंग जनरेशन के लिए कि आप लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए जिए, बजाय कि आप लोग सियासी पार्टियों के लिए जीते हैं। आप लोग सियासी, आज 14 अगस्त का इवेंट है, हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, लोगों ने अपनी पार्टियों के झंडे पकड़ रखे हैं। तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपका 14 अगस्त होता है ना, आप ये कोई सियासी लीडर बन के या सियासी पार्टी का कोई कारकुन बन के इसको सेलिब्रेट ना किया करें, पाकिस्तानी बन के सेलिब्रेट किया करें। क्योंकि आज का दिन जो है हमारे लिए फ़ख्र का दिन है, प्राउड का दिन है। और जो इससे बड़ी खूबसूरत बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हमारी फ़ौज ने चंद हफ्तों पहले, चंद महीनों पहले जो इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके ऊपर हम जितना भी फ़ख्र करें कम है सर। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा मैसेज था इनका कि अपने मुल्क के लिए सोचें कि एक अलग जो टुकड़ों में बटे हुए हैं उस तरह नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचें और एक कौम बने। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तारिक महमूद साहब।
और बड़ा एक ज़बरदस्त जश्न आज़ादी के हवाले से इनका एक जो है ना ये तकरीब रही है। हाय, जानते हैं इनसे कोई थोड़े से सवालात करते हैं इस दिन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया आपने और माशाल्लाह क्राउड था, हालांकि गर्मी थी और आपकी तकरीर ने थोड़ा सा रंग भर दिया। तो ये बताइए कि इस दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कौम में जब आज़ादी हासिल करती है उस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियाँ होती हैं और कौन लोग हैं जो चले गए हैं दुनिया से इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद। एक तो ये है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान दे के दिया। उसके बाद जब एक साल गुजरता है फिर सोचा जाता है कि पाकिस्तान किन मामलात में पाकिस्तान ने तरक्की की है और कौन ऐसे इशू है जिसमें पाकिस्तान पीछे है। तो मैं समझता हूँ आज का दिन जब हम इकट्ठे होते हैं, मैं अपने दोस्तों को, साथियों को इसलिए इकट्ठा करता हूँ कि हमें मकसद पता हो कि हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए यहाँ पे रहते हैं और पाकिस्तान कितना अहम है और पाकिस्तान कितना हमारे लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करना कितना। अच्छा, ये बताइएगा कि इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से आपके मुस्तकबिल में क्या कुछ आपकी जो है ना, आपसे पूछना चाहूँ आपकी राय, तो आप क्या कुछ जो है ना इनिशिएटिव लेके आना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात है तो इज़हार यकजहती। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें लोग 85 से लेकर मेरे साथ हैं, तो एक दिन हम इकट्ठे होते हैं। एक तो हम इज़हार यकजहती करते हैं, दूसरा हम पाकिस्तान से जो हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई जो है वो मैली आंख नहीं दे सकता और हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की तरक्की के लिए काम करें। जो पिछले काम हम करते हैं उनको सामने रखते हैं और आइंदा जो काम होते हैं उनका फैसला करते हैं कि वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ये सिर्फ कुछ आज का ही जो 14 अगस्त थी, ये कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने कामयाबी जो है ना हासिल की है, तो उसी हवाले से ये सेलिब्रेट किया गया। क्या ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा इंशाल्लाह? देखें, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कोई बंदा जो अपनी जान के ऊपर खेल के पाकिस्तान के नाम अपनी जान करके शहादत सोच समझ के फिर जाके इंडिया के ऊपर जहाज लेके जाए, तो आप उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, करते रहेंगे। वो गाजी हैं या शहीद हैं। जिस तरह इन्होंने जवाब दिया है और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है, ये इंडिया सोच भी नहीं सकता था। उसी हवाले से बड़े पुरजोश अंदाज में मैंने वही सवाल किया कि आज के यौम आज़ादी जो है ना वो एक खराज तहसीन पेश किया गया है बकौल आपके, आपने बताया। तो आइंदा भी इसी तरह का ये जो देखें, कायद आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कुर्बानी दी मुल्क के लिए, लियाकत अली खान ने किया सब कुछ, अल्लामा इकबाल बहुत सा ज़ख़ीरा छोड़ के गए जो हम पढ़ते रहते हैं। हम उसका ख्याल रखें तो हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह हमारे जो फौजी, चाहे वो एयर चीफ हो, चाहे उसके साथी हों, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जिन्होंने इस तरह जुर्रत के साथ इंडिया को जवाब दिया है, ये तारीख में रहेगा। इसीलिए तो फील्ड मार्शल बनाया गया है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा आप इस यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो तालीम है बच्चों के लिए ज़रूरी है, तालीम हासिल करें। और तालीम में आज आप कंपटीशन में जाएं, और मैं बच्चों के हमेशा बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ। आपने देखा है कि मैं कभी भी किसी गांव में जाता हूँ तो बच्चे मेरे साथ होते हैं। वो समझते हैं कि इससे बड़ा हमारा खैर खा कोई, तो मैं खैर खा हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें तालीम मिले, वो लोग बच्चे आगे बढ़े, तालीम हासिल करके ही उसके बाद कंपटीशन में जाएं, खुद ब खुद अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त देगा।
अच्छा, एक और सवाल है मेरा, एकदम से मेरे ज़हन में आया कि मैंने सोचा आपसे पूछूं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल ये है कि जो है ना यूथ हमारी वो इस पाकिस्तान को छोड़ रही है, और कई लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो यहाँ से हिजरत करके जा रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं कि क्या ऐसी जो है ना वजूहात हैं जिनकी वजह से एक नौजवान नस्ल जो है ना वो बड़ी तादाद में यहाँ से पाकिस्तान से निकलना चाह रही है? इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जो पाकिस्तानी कौम है उसकी मर्ज़ी की हुकूमत बननी चाहिए। पाकिस्तानियों को हक हासिल है कि वो अपने फ़ैसले खुद करें। जब तक पाकिस्तानी कौम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, और इंसाफ सब की ज़रूरत है। आप सोचिए कि हज़रत उमर के ज़माने में वो रात को गश्त करने गए तो एक खातून जवान थी, वो फिर रही थी, तो उन्होंने समझा कि इसको शायद पता नहीं है कि मैं उमर हूँ। उन्होंने आगे होकर उससे पूछा कि इस वक्त तुम अकेली फिरी हुई, तुम्हें खौफ नहीं आता? और उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि उमर के होते हुए मुझे कोई खौफ नहीं आता। या तुम उमर हो जो मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो, तो या उमर चला गया इसलिए तुम्हें ये जरूरत होगी है कि सवाल करने की। ये लॉ एंड ऑर्डर, ये मुल्क के अंदर कानून की गिरफ्त, ये मुल्क को इंसाफ की तरफ ले के जाना ही हमारी कामयाबी हो। अभी हम उस तरफ नहीं गए ये जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए। ज़रूरत है इस बात की। आज की हमारी जो इज़हार यकजहती है ये सवाल उठाती है कि पाकिस्तान के इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके साथ साथ और भी मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन हम आपसे जो है ना चंद सवाल करेंगे। ये एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ जो बिजली के बिलों की वजह से आम आदमी के ऊपर भी बहुत बोझ है इस वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि ये, और उसके बाद कोई एक बेचैनी सी कैफियत है, क्या हम निकल पाएंगे इस कैफियत से? ये देखें, बात ये है कि जब निकालने वाले ही, मैं 1988 में MPA बना तो यहाँ ग्रिड स्टेशन नहीं था, बिजली बंद हो जाती। मैं वो जो चेयरमैन वापडा था जाहिद अली अकबर, उसको मैंने रात को फ़ोन किया 2 दफ़ा कि बिजली बंद हो गई है, ठीक करवाएं। तो हार्ड लाइन होती थी, उसने मुझे बुला लिया। जब मैं उसके दफ्तर में गया, उसने क्या कहा, क्या चाहिए, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा जी ये ग्रिड स्टेशन के बगैर डेंगे का मसला नहीं है। उसने कहा दे दो ग्रिड स्टेशन। उस वक्त तो 6-7 करोड़ का ग्रिड स्टेशन बनता था, ज़मीन खरीदी जा सकती, सारा कुछ। तो सारे जो मामला थे हल करके फिर मुझे कहने लगा आप, मैंने कहा ये ग्रिड स्टेशन तो 1-2 साल में बनेगा और आज से बिजली हमें चाहिए। कहता है वो कैसे हो सकती है, मैंने खारियाँ से एक लाइन लगा दी, उसने खारियाँ से भी लगा दी। फिर कहता है मुझे बैठ जाएँ, मैं बैठ गया। तो कहता है आप चाय पिएँ, मैं आपको बताता हूँ कि आज बिजली और वापडा महकमा जो है अपने पाँव पे खड़ा है, मुनाफे में जा रहा है। अगर आपने काला बाग डैम ना बनाया तो इसका मकसद ये है कि हम बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और पाकिस्तान जो है इसमें बिजली इतनी महंगी मिलेगी लोग तंग आ जाएंगे। आज उसकी बात मेरे सामने है। पहले काले बाग डैम के नारे लगते रहे, उसके बाद आहिस्ता से जो IVPs आ गए, उन्होंने अपने कारखाने लगा लिए और ये चंद लोगों के आगे चढ़ गया मुल्क। ये सबसे ज़रूरी है। आज भी हम काला बाग डैम बना रहे हैं, दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बना रहे हैं। हमें बिजली के को बहुत सख्त, और आज देखिए अगर लोग जो हैं वो बिजली अपनी बना रहे हैं, फैक्ट्रियां अपनी बिजली से ला रही हैं, और फिर भी उनके आगे ऐसे इशू लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हुकूमत को उस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे पाकिस्तानी कौम आगे बढ़े और पाकिस्तान में ख़ास तौर के जो बिजली की कमी हुई है और बिजली सस्ती मिले। ये पहला काम है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट का जो है ना बड़े अच्छे जो है ना वो काम है, लेकिन महंगाई है, वो आम आदमी के मसाइल तो आपको पता ही हैं। ये जो नए इदारे भी बन रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि दौरे हाज़िर में और जिस तरह की माशी तौर पे हम चल रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन इदारों की क्या ज़रूरत थी? बात ये है कि मैं असम्बली में नहीं हूँ, अगर मैं असम्बली में होता तो फिर सबसे पहले बाने बात ये करनी। सवाल ये है कि क्या जब जो तारीख़ है तो
उसमें ये होता है कि चर्चिल को देख लें, मुख्तलिफ जो लोग जिन्होंने हुकूमतें की हैं, उसका ये था कि वो ये सोचते थे कि मुल्क के अंदर इंसाफ है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ है तो फिर महंगाई कंट्रोल हो जाए। अगर इंसाफ नहीं है, इंसाफ हम ये इदारे ठीक बने हैं, इस वक्त ज़रूरत पड़ गई थी जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इससे तो बंदूक कल्चर बैठ गया। वो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है क्रिमिनल को सजाएं मिलनी चाहिए थी। क्रिमिनल का ट्रायल जो है महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर होके वो सजाएं भुगते तो ये हाल ना होता, इनकी ज़रूरत ना होती। सर आप नहीं समझते कि ये जो ऑलरेडी आपने फरमाया कि अदालतों का काम है इंसाफ दिलाना, तो ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है कि हमें दूसरे उनके अल्टरनेट और इदारे डेवलप करने पड़े? देखिए, जिस दिन से ये इदारे आए हैं उस दिन से आप देखें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया, गुंडागर्दी नीचे बैठ के। इसका मतलब है जो पहले इदारे वो काम नहीं कर रहे थे सही। अगर वो सही काम करते तो इनकी ज़रूरत ना पड़ती। ये तो एक्स्ट्रा अखराजात बढ़ रहे हैं ना, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया सही, वो और कामों में लगे रहे हैं। अब ये जो आए हैं इसलिए इनको काम जो अभी हुई है, आप देखें जब से पहले मोटरवे पुलिस आई थी तो आप ये जीटी रोड मोटरवे को दिया गया तो हर चीज़ सीखती आहिस्ता आहिस्ता, वो भी उसी तरह ही हो गया। लेकिन अब इनको अपने पाँव पे खड़े करना, इनको कंट्रोल करना इस वक्त ज़रूरत थी। हर बंदा बंदूक उठा के, गुजरात की मैं बात करता हूँ, इसी तरह ही समझा जाता था जैसे यहाँ आई बंदूक कल्चर। वो जिस दिन से आए हैं बड़े आराम से बैठ गए हैं सारे अपने घर। नहीं, आपने फरमाया कि वो इदारों की कारकर्दगी और इससे ज़रूरत थी ये, तो ये बताइएगा कि जो इदारे पहले से हैं, आप समझते हैं वो ख़जाने पे बोझ नहीं है? ये पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं समझता बोझ? मैं समझता हूँ उनसे काम लेना चाहिए था। जो काम नहीं लोग करते उनको निकाल के उनकी जगह पे हो। जब देखें हम पुराना बहुत पहले की मैं बात करता हूँ, जो गवर्नर था या चीफ मिनिस्टर था या आईजी था, वो हर डीपीओ जो डिस्ट्रिक्ट में कोई वाक़यात होते थे उनको वो जवाबदेह होता था। अब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं पिछले 4-5 साल में, जब से 2018 के बाद बहुत ही बुरे हालात होते होते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई बंदा अपने आप को सेफ ही नहीं समझ रहा था। अब ये इदारे आए हैं तो आप कुछ बेहतरी समझ आइए। लेकिन सवाल जो आप कह रहे हैं बोझ हैं, क्यों नहीं बोझ? तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये इसके बावजूद या तो पिछले इदारों को बंद कर देना चाहिए, या फिर ये कि नए इदारे हैं, या तो फिर उनकी कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी तो हुकूमत ने ठीक करनी है ना, वो आम आवाम के बस की तो बात नहीं है। नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर और कारकर्दगी तो गवर्नमेंट का काम, और क्या है जो उन्होंने दिया ये नहीं देखना। सवाल पैदा होता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ ज़रूरी है, मेरिट ज़रूरी है, लोगों की जो है रसाई होनी चाहिए। यहाँ तो हमारे यहाँ ये है कि बड़े एक अगले दिन कोई वकील इकट्ठे बैठे हुए तो कहने लगे, एक वकील था वो जो क्रिमिनल थे उनके केस लेते था, तो मैंने कहा कि तुम ये जो मदई है इसका केस क्यों नहीं लेते? वो कहने लगा यहाँ मदई को सपोर्ट ही नहीं होती। आप देखें किसी के साथ ज्यादती हो तो स्टेट वर्सेस केस होता है। बाहर के मुल्कों में जाएं और उसकी प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट करती है, क्योंकि किसी के साथ ज्यादती हो वो स्टेट वर्सेस होता है। जब स्टेट ये ना समझे कि आज वो बंदा कत्ल हुआ है और स्टेट का बंदा कत्ल हुआ है तो फिर ये ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की गलती है या मुआशरती तौर पे हम एक अवाम है, हमें शऊर की कमी है? सबसे पहली बात ये हमें शऊर की कमी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि लोगों को शऊर अपनी जगह पे है, लेकिन आप देखें कि जब किसी को टिकट मिलती है तो दोबारा वो ना ही हाई स्पीड तेज़ जाता है और ना इशारा क्रॉस करता है। अब सवाल जो आप करना चाहते हैं, मैं ये समझाऊं कि जो इदारों की अब इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि अब तो ये इदारे ना बनाते तो और हाथ से निकल रहा था, वो तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन जो इदारे हैं उनसे भी तो जवाब तलब करना चाहिए। बंदे भी वही हैं, पुलिस में से एक सीट से उठा के दूसरी सीट पे खड़ा किया तो हालात ठीक हो गए। नहीं, ये तो सर वही बात होगी ना कि मैं अगर सही परफॉर्म नहीं दे रहा तो मेरी जगह कोई और बंदा ले आए, तो मैं वहीं का वहीं हूँ। ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी, इदारों की नहीं थी? हमें
सबसे पहले जो एक शऊर है, कौमी शऊर, वो होना चाहिए। आप देखें, आप कभी पीछे जाएं तो कि सड़क पे गाड़ी नहीं खड़ी करता था, सड़क पे कोई चीज़ नहीं रखता था ताकि गुजरने वालों को भी तकलीफ़ ना हो। आज ये है कि खामखा लोग आके तो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। लोगों में शऊर की सख्त ज़रूरत है, इसकी तरफ कौम को लेके जाना चाहिए कि हम गलत काम ना करें ताकि कल खुद भी ना जलील हो और अपने लोगों को भी ना जलील करें। चलें, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। अभी हालिया दिनों में डिंगा में तजावुज़ात के हवाले से बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया तो दुकानदार जो थे वो किसी को 50 साल हो गया, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, ये अचानक से तजावुज़ात का ऑपरेशन करके और लोगों से उनके रोज़गार छीन लेना और उनके रोज़गार को मस्मार कर देना, और ये क्या ये सही अमल था? देखिए, बात यह है कि बड़े अरसे से ये चल रहा था। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ, MPA थ्रू आउट मैं रहा हूँ, शहर के मामलात को मैं देखता रहा हूँ। शहर में जो ट्रैफिक है वो बड़ी मुश्किल से चलती थी, इसलिए मैंने एक बाईपास बनाया था। और तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों में बाईपास होते हैं, जिधर से भी कोई निकल के बाईपास पे चढ़ के अपना काम चला। लेकिन इनको एक बाकायदा तौर पे जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो उसके ऊपर होमवर्क होना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। इसका मतलब है थाने का अगला हिस्सा गिरा दिया, अस्पताल का अगला हिस्सा गिरा दिया, उसके बाद जो कमेटी ने जगह बेची हुई है उसका अगला हिस्सा गिरा दिया। ये तो सोचने वाली बात ही। अस्पताल मैंने बनाया, मुझे पता है कि वो कितनी जगह पे बना हुआ है, उसका अगर 4 फुट 6 फुट 8 फुट या 10 फुट हिस्सा गिरा दिया गया तो आम आदमी को कितनी तकलीफ हुई है। ये जो तजावज़ गिराते हैं लोगों की सहूलत के लिए गिराते हैं। तो अगर ये सड़क 70 फुट है तो 60 फुट में भी काम चल सकता था। लेकिन सर, जो जिनका रोज़गार छिन जाता है तो क्या हुकूमत उनको उनके मुतबादिल रोज़गार फराहम करती है? देखें, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, ये सड़क पे बना दें। आप तो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार तक सोचा ही किसी ने नहीं। ये तो इस तरह ही समझें, जब नुमाइंदगी नहीं होती असम्बली में, यही मैं बात आपको बताता हूँ कि मेरे होते हुए कोई काम ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद इन चीज़ों को देखता था और किसी इसलिए कि कोई काम भी करे तो उसको असम्बली में या वैसे मैं पूछ लेता था आप किस तरह, इसके ऊपर बाकायदा होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क करके बताना चाहिए था कि आपका अपना जो आपने इतना तजावज़ किया है। वह कोलियाँ रोड की बात हुई, वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें कहा कि अस्पताल की दीवार है, वो सरकारी दीवार है, उसके मुताबिक ये लोग कर देते हैं, आप छोड़ दें। इसमें जो आप वो कहते हैं ना, जो आपने बात की है पहले अवेयरनेस की, वो उन्होंने मेरी बात मान ली, फिर उसके बाद लोग चले गए जी ये तो इस तरह। ये बीच में भी कुछ इनके साथियों ने भी ये इस तरह के काम किए हैं, तो इस वजह से ये चलें, मैं बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, एक शिकायत है आवाम के सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वार्डन भी हैं, उसके बावजूद भी ई चलान का भी सिलसिला है। ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल के लाइसेंस बनवाए गए, अवेयरनेस दी गई, लाइसेंस बनवाएं, उसके बावजूद भी ई चलान का सिलसिला स्टार्ट हो गया और लोगों के घरों में चलान आना शुरू हो गए। और क्या आप समझते हैं कि जो रोड के ऊपर खड़ा रश है या ये वार्डन ड्यूटी पे देते हैं, ड्यूटी पे कर रहे हैं, क्या वो कासिर है इस चीज़ से कि वो हाथ उठा के रोक के हेलमेट के बारे में, लाइसेंस के बारे में भी नहीं पूछ सकते कि जो गवर्नमेंट को ज़रूरत पेश आई कि सेफ सिटी कैमरे के थ्रू हम आवाम को कंट्रोल करें? ये जो सेफ सिटी कैमरा है ना, इसको मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान में शायद कोई काम भी जानता हो, इसलिए कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करता था। तो मेरे पास ना ये रहा है डिपार्टमेंट 2013 वाले इलेक्शन से लेकर 18 तक मेरे पास पहरे आए सेफ सिटी। तो जब पहरे आए तो ऑडिट वालों ने कहा जी ये काम इन्होंने गलत किए हैं। तो मैंने कहा मुझे ये पहले बताएं कि ये इतना पैसा खर्च हो गया है, ये कैमरे लगे हुए किधर हैं, सेफ सिटी है किधर? उन्होंने कहा जी वो तो काम हो रहा है। मैं कहा पहले सेफ कैमरे लगाएं, इनका रिजल्ट दिखाएं, अपना काम शुरू करें, फिर जिन्होंने करप्शन किया इनको पकड़ें। वो 2 महीने के अंदर मैंने चलवाया था लाहौर में, किसी और की। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेफ सिटी कैमरों को, इनमें जो खराबियां पैदा होती हैं, इनको सारा पूरी दुनिया में इसको वॉच किया जाता है। ये एक इशू है। इसके बाद जो वार्डन है वो उनका अपना काम है
तो इससे आगे अगर सिर्फ मोटरसाइकिल और हेलमेट और बाकी जो मर्जी करे उसको ही देखा जाए, ये सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे देखा जाता है। लेकिन जो सेफ सिटी सही तरीके से चल रहा है, वो लाहौर में कोई 6 महीने साल 2 साल चला था, वहाँ में भी बड़े चलानों की आई थी, चिट्टें आती हैं, फिर हम पूछते हैं ये गाड़ी किधर लेके गए थे। इस टाइम पे वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप ट्रैफिक को वॉच करते हैं, जो आपकी गाड़ियाँ मिसयूज होती थी उनका भी पता चल जाता था, कौन लेके गया था, कौन चलान करा के आया, किस दिन कौन गया हुआ था, वो सामने आ जाता है। वो तो अच्छा काम है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको मजीद देखना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट अपने अपने, पहले मैंने कहा है कि डिपार्टमेंट अपने अपने काम करें, पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी करे। जब तक प्रोसिक्यूशन आपकी मजबूत नहीं होगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन सवाल वहीं पे ही है कि क्या मेरी जगह कोई मुझसे बेहतर ला के और मुझे वहीं पे रहने दिया जाए? ये तो वो बात होगी ना कि मैं नहीं समझता कि, या आप समझते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए या इस तरह किया जा रहा है कि अखराजात को बढ़ाया जा रहा है, जबकि मुआशी तौर पे हम बहुत, इस वक्त हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ से हिजरत करना चाह रही है। इसी वक्त ना मैं आपको बताता हूँ, कोई जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है, बीमारी इतनी बढ़ जाती है, कोई टीका लगाना पड़ता है। ये तो जिस तरह के हालात हो गए थे ना पंजाब में खास तौर पे, ये ज़रूरत पड़ गई थी। अब देखें हमारे सूबे ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको कानून नज़र ही नहीं आता, जहाँ दूसरे सूबे के लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं करता, हालात इस तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आज जो ये ठीक हो गया है, आज जो बंदूक कल्चर ख़त्म हो गया है, ये पहले क्यों नहीं ख़त्म हुआ? मैं भी आपके साथ हूँ इस बात। ये पुलिस को करना चाहिए था, और जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया है, मैं असेंबली में ये क्वेश्चन करता था कि गुजरात में इस महीने कितना क्राइम हुआ है, डकैती की कितनी वारदातें हैं, चोरी की कितनी वारदातें हैं, मर्डर की कितनी वारदातें हैं। वो हर महीने बैठ के सोचते थे कि हमें जवाब देने, और हर महीने ये सारा लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू किया जाता था। अब उस तरह शायद काम नहीं चल रहा, लापरवाही हो रही है डिपार्टमेंट की, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सबसे पहले लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसकी कारकर्दगी के ऊपर जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल है, कारकर्दगी उनकी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटर करके देखे अभी तो तजर्बा कर रहे हैं ना, लेकिन इससे फ़र्क पड़ गया। अब इसको या आपस में मैच करें या कुछ करें, वो बात की बात है। आप नहीं समझते कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी? अगर मेरी गलती होगी तो मुझे आप जो है ना वो समझा सकते हैं, या मेरी जगह पे एक अल्टरनेट ला के खड़ा कर दें तो मैं वहीं का मुझे ये बताएं कि आप तो रिफॉर्म की बात करते हैं, मैं देखता हूँ तो पुलिस वाले अपनी सिफारिशें लेके 5-5 साल एक थाने में बैठे हुए, 10 साल भी बैठे हुए, अपनी मर्जी की नौकरी कर रहे हैं। और जब तक रिफॉर्म, सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म की अशद ज़रूरत है, मैं आपसे ये लफ्ज़ कहता हूँ, अशद ज़रूरत है। और इनको सोचना चाहिए, और हर वक्त मीटिंगों का क्या फ़ायदा, अफसरों का क्या फ़ायदा, सारे बैठें और लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह करें कि जिसके थाने में जिसके पास क्या सूरत हाल है, ना खुली कचहरियों से, ना इस तरह, जब चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट के आने से कुछ कंट्रोल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती। आपकी शॉट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारक कपूर साहब थे, इनसे बड़ी मज़े की बातें भी हमने, तीखे सवालात भी किए, उनसे जानना चाहा। उन्होंने जो है ना वो अपने बड़े अखंडा पेशानी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और आज की बड़ी पुरज़ोर तकरीब पे इन्होंने मुनक़्क़द की अपने डेरा पर, जो कि बहुत ही एक मुनफरिद थी, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो अहले डिंगा हैं, अहले शहर जो है ना, उन्होंने शिरकत की। आखिर में हम पूछेंगे तारक साहब से कि वो इस कौम को, इस शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और फिर हम चाहेंगे इनसे इजाज़त। यौम आज़ादी हमने मनाई है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम दुआ करते हैं। और मैं तमाम डिपार्टमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें, और जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करें देंगे, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी। जिस तरह आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप आए हुए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं
जो मेरी बातें होंगी अवाम तक पहुँचेंगी, ये भी आप डबल काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप देखें, जब जो काम नहीं करता उसको सज़ा नहीं मिलती, जो काम करता है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसे शाबाश नहीं दी जाती, तो फिर काम ख़राब होता है। बिल्कुल होता है, और आप शाबाश देते हैं कि बजाय इसके कि नया बंदा ले आएंगे, जिस तरह हमारे इदारे डेवलप हो रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ इनको ठीक करना चाहिए था, इन्हें ये काम टाइम आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, जो टाइम आया है ये टाइम आना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास तो बहुत बड़ा नॉलेज है, पता नहीं कितने आईजी रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आज अगर उन्होंने डंडा पकड़ा है, आज वो उठ के खड़े हो गए हैं, 2-4 इस तरह के क्रिमिनल को पकड़ के उन्होंने सजा दी है, तो बाकी चुप करके बैठ गए हैं। तो ये पहले भी हो जाना चाहिए था। ये वेट कर रहे थे कि यहाँ के हालात हों। लेकिन मैं एक बात, वो सुहेल चट्टा साहब यहाँ DPO लगे, मैं ये बात आपके सामने रख देता। तो जब DPO लगे तो 2-4 दिन ये हफ्ता हुआ, तो एक इधर थाना कड़ियाँ वाला टांडा की साइड पे ना एक खातून थी, नर्स थी, वो BHU में गए, उसके साथ ज्यादती हुई, उसके पैसे जेवर हर चीज़ ले गए। तो मैं DPO साहब को मिला, मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अगर आज इनको सजा मिलेगी सारे लोग इसी तरह करेंगे। इस सुहेल जफर चट्टा ने हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे के सारे मुलजम पकड़े, उनको पुलिस मुकाबले ने उड़ा दिया। उसके बाद जितनी देर वो रहा है कुछ नहीं हुआ। जब तक आप किसी गुंडे को, उसको गुंडे के खिलाफ जो होना चाहिए वो उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो फिर यही कुछ होगा। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं तो समझता हूँ वो उसने जुर्रत की है और जुर्रत के साथ ये काम किया। देखें, और भी तो उसके खिलाफ इशू खड़े हो सकते हैं ना। आप पुलिस मुकाबले में किसी को अगर जो इस तरह के लोग हैं उनको अदालतों में लेके जाते हैं, वो अदालतों से भाग जाते हैं, जेल में जाते हैं, जेलों से भाग जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं देता, फिर अब उनके आने से बेहतरी हुई है। मैं समझता हूँ गुजरात में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इनको देख के बाकी पुलिस को भी ठीक होना, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना काम करना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तारिक साहब कह रहे थे कि इदारों को जो है वो अपना काम करना चाहिए और आवाम में शऊर होना ज़रूरी है कि हर बंदा जो है इस मुल्क के लिए सोचे। बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया इस दिन के हवाले से। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और तारिक साहब के हवाले से ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप इनके जो है इनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़, मैं हूं इमरान हैदर। जी नाजरीन, आपने देखा यहाँ पे एक मियाँ तारिक महबूब साहब ने एक बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में अहले इलाका जो है ना उन्होंने शिरकत की। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कौम को एक मैसेज दिया, अहले इलाका को मैसेज दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।